हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग क्या लाए हुए हैं, हम आपके लिए ये फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, एक द्विध्रुव लेते हैं। पहले एक द्विध्रुव लेते हैं। द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा बराबर और विपरीत आवेश जो अति अल्प बहुत ही निकट दूरी पर होते हैं, उन्हीं आवेश युग्मों को, आवेश समूहों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। मानते हैं ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। इससे अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, इसी के मतलब कहने का, इसी के सिधाई में, राइट, एकदम सिधाई में, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसके ठीक सिधाई में दूसरा बिंदु लेते हैं। जो क्या होता है, इसके ठीक सिधाई में एक दूसरा बिंदु लेते हैं। मान लिया ये बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। वैसे तो ये जो द्विध्रुव होता है ये बहुत अल्प दूरी पे दोनों आवेश होते हैं, इसलिए हम द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं, आवेशों की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम 2L कहते हैं। क्योंकि बात ये होती है कि ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी होती है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु की हमें जरूरत होता है, तो इसलिए यहाँ पे आधा दूरी L होता है, हाफ डिस्टेंस इसका जो होता है ये L होता है और ये भी L होता है। तो इसलिए दो अलग अलग भागों में पूर्णतः बांटने के लिए ही ये दूरी हम 2L के पदों में लेते हैं। अच्छा, और ये जो बिंदु हमने लिया है, ये बिंदु द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर लिया है? R दूरी पर कोई बिंदु है। मान लीजिए R दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से पहले आवेश के बीच की दूरी क्या होगी? आप देखिए, यहां से लेके यहां तक दूरी R है और ये दूरी L है, जबकि हमें ये वाली दूरी चाहिए। मतलब इस पूरे में से ये पूरा निकाल देना चाहिए, इस पूरे में से ये पूरा निकाल देना चाहिए। मतलब ये वाली जो दूरी होगी R माइनस L के बराबर होगी। तो ये दूरी R माइनस L के बराबर हो जाएगी। यहां से अब इसी बिंदु P से हम दूसरे आवेश की दूरी की बात करते हैं। तो बताइए, यहां से लेके यहां तक ये R है और ये L है, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा? यहां से लेके यहां तक ये दूरी बन जाएगा R प्लस L। मतलब कहने का कि जो दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश बिंदु P से R प्लस L दूरी पे है और जो पहला आवेश है ये कितनी दूरी पे है? R माइनस L दूरी पे है। तो ये चीज पहले क्लियर हो जाना जरूरी है और ये चीज अगर हमें आ जाता है तो आगे का डेरिवेशन आसान होता। पहले यही चीज हमारे लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। तो क्या लिया? विद्युत द्विध्रुव लिया, ये 2L हो जाता है। इसका मध्य बिंदु ये O है, जिसकी वजह से ये L हो गया। अक्षीय स्थिति में बिंदु P पे तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इसी की अक्ष में या इसी की सिधाई वाले किसी बिंदु पर मुझे ज्ञात करनी है। तो मैंने माना द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कोई बात नहीं, ये R दूरी हो गया। अब ये R दूरी में से L घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये बिंदु P से जो इस बिंदु पे निकालना है, यहां से ये बन जाएगा दूरी, पहले आवेश की दूरी। आवेशों की दूरियां हमें जानना जरूरी है, क्योंकि दूरी नहीं जानेंगे तो हम तीव्रता कैसे निकाल पाएंगे। तो दूरी जानना जरूरी है। अब इस बिंदु से हमें इस बिंदु तक दूसरे आवेश के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूसरे आवेश के बीच की जो दूरी होती है ये होती है, ये दूरी R है, ये L है, ये टोटल दूरी क्या बन जाएगी? R प्लस L बन जाएगी। तो यहां से लेके ये दूरी R प्लस L बन जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है?
इसके बाद आप क्या है, हम क्या लिखेंगे माना कोई द्विध्रुव ए बी है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। किसमें रखा गया है? के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, और द्विध्रुव ए बी से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां से तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो बात मैंने बोला इसे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको लिखने के बाद से क्या करेंगे आप? ये करेंगे कहेंगे आवेश बी के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी? आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं। तो E1 क्या हो जाएगा? तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर हो जाएगा, तीव्रता का फार्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 K इंटू Q बटे R स्क्वायर, ये होता है Q बटे R स्क्वायर। तो ये Q है, Q आवेश हमारा क्या है? प्लस Q है, और R स्क्वायर दूरी कितनी है पहले आवेश के लिए? तो R माइनस L है, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो पहली तीव्रता निकल जाती है बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण। इसी तरह से माइनस Q के कारण निकाल लेते हैं। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या बन जाएगी? बिंदु P पर तीव्रता E2 का मान क्या होगा? तो तीव्रता का वही सूत्र होता है 1/4πε0 कि आवेश मान क्या है? माइनस Q अपॉन R स्क्वायर मीन्स इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है इसके बीच की दूरी? इसके बीच की दूरी है R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से तो ये बन जाता है। और फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? ये तीव्रताएं, हाँ, इनकी दिशाएं भी आपको ज्ञात करनी होगी। E1 की जो दिशा होगी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगी प्लस Q के कारण, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी B से P की ओर। किधर होगी? B से P की ओर होगी। ठीक है, B से P की ओर होगी। ऐसा क्यों? B से P की ओर क्यों होगी? क्योंकि याद कर लीजिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा धन आवेश से दूर होती है, या धन आवेश से धन से दूर होती है, धन से दूसरी तरफ होती है, और ऋण आवेश की तरफ होती है। इसलिए कहा जाए प्लस Q के कारण तीव्रता जो होगी धन आवेश से दूर होगी, इसके दूर होगी मीन्स दूसरी तरफ होगी। इसलिए कहा जाए तो E1 की जो दिशा होगी ये इधर से होगी। अच्छा, और ये वाली इसके लिए बिंदु P के कारण A पर तीव्रता जो है E2 क्या है? 1/4πε0 के, इसका मान माइनस Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाता है, इसकी जो दिशा होगी तीव्रता की ऋण आवेश की तरफ होती है। तो यहाँ पे ऋण आवेश माइनस है ही, तो आप कह सकते हो P से A की तरफ। तो ये बन जाएगा, P से A की तरफ बन जाएगा। तो इस तरह से हमें देखने को क्या मिल रहा? हमें देखने को ये मिल रहा कि यहाँ पे तीव्रता, यहाँ माइनस Q आवेश पे तीव्रता इधर आ रही है, E2 की दिशा इधर हो रही है और E1 की दिशा उधर जा रही है। इस तरह से तीव्रताएं
विपरीत दिशाओं में है और विपरीत दिशाओं में तीव्रता है, तो इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, कहेंगे अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए अगर इनकी दिशाएं विपरीत में है, इनका सदिश परिणामी जो तीव्रता होगी ये क्या होगी, विपरीत दिशाओं में है, सदिश राशियां हैं, इनकी परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी, मतलब E1 माइनस E2 कहा जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाता है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद फिर हम आगे लिखते हैं, क्या हो जाता है परिणामी तीव्रता E बराबर, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस दूसरे की तीव्रता क्या है, दूसरी वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये बन जाएगा। इस तरह से तीव्रताओं का अंतर आप कर लेते हैं। यहाँ पे हम आवेश लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आवेश प्लस हो या माइनस हो, सिंबल लेके लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, E बराबर क्या हो जाएगा, इनमें कॉमन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा, ये कॉमन हो गया, और Q भी दिख रहा, ऊपर से Q भी कॉमन दिख रहा, तो Q कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाने के बाद इधर अब मिटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये बन जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इनका एलसीएम बन रहा। दोनों का गुणा करवा देना ही एलसीएम होगा, और ये इसे काट देगा तो ये बचेगा, इसका एक से गुणा होगा, यही उतर जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका यहाँ पे भाग देंगे, ये काट देगा, इसको बचेगा, इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बनेगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। तो ठीक है, आगे लिखते चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा, लेकिन परीक्षाओं में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दिया। अब इसका हम वो कर रहे हैं, वर्ग विस्तार कर दे रहे हैं R प्लस L के होल स्क्वायर का, ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये बन जाता है। और यहाँ पे माइनस लिख दिया है, ब्रैकेट लगा दिया, इसका विस्तार करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, क्योंकि माइनस है ना, इसलिए माइनस 2RL होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पे वर्ग लगा हुआ है, तो हम एक साथ वर्ग लगा दे रहे हैं, R माइनस L और R प्लस L, फिर होल वर्ग एक साथ का वर्ग लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक सभी पे समान वर्ग है इसलिए समान लगा दिया, घात ऐसा कर दिया। फिर आगे क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, फिर क्या हो गया, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस अंदर जाएगा, माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2RL हो जाएगा, और बटे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग लगा हुआ, आप देख रहे हैं, एक बार ये घटाया गया, एक बार ये जोड़ा गया, तो इसे कह सकते हो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, फिर यहाँ पे वर्ग लगा ले रहे हैं, तो ऐसा बन जाएगा। कुछ कट रहा है तो कट रहा होगा, माइनस R स्क्वायर से प्लस R, माइनस R स्क्वायर कट गया, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कट गया, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या बच रहा, इसके बाद इक्वल टू क्या बच रहा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू यहाँ पे 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो आर स्क्वायर का स्क्वायर केवल बचेगा, क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यल जो है बहुत ही छोटा, एक तो द्विध्रुव की 2l लंबाई ही बहुत छोटी होती है, एक तो द्विध्रुव की 2l लंबाई ही बहुत छोटी होती है, लेकिन इस 2l में से भी अगर यल ले लिया जाए तब तो वो तो बहुत छोटी होगी, और बहुत छोटी होगी वो भी मानते हैं, लेकिन ये यल का अगर स्क्वायर कर देंगे तो और छोटी होगी, क्योंकि कोई भी छोटी राशि होती है उस पे वर्ग करेंगे और वर्ग पे वर्ग कर देंगे तो वो राशि बहुत छोटी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे एक तो l बहुत छोटी राशि है तो l स्क्वायर बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी r से, इसलिए l स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं और l स्क्वायर को छोड़ दिया, यहाँ केवल r स्क्वायर लिखा, तो ये हो जाता है। इसके बाद से इधर आते हैं, ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा, लेकिन देखने के बाद से ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और तैयार हो जाने के बाद से आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाता है। E बराबर क्या होता है, Q अपॉन 4πε0 K, और ये 4RL अपॉन क्या बनेगा, R स्क्वायर P स्क्वायर R पे 4 हो जाता है, ऐसा बन जाएगा। ये R पे 4 से R पे 4 काटेंगे तो यहाँ 4 पावर में से एक R कट गया, R पे 3 बचेगा, और इस तरह से क्या हुआ, इक्वल टू Q अपॉन या 1/4πε0 K लिख दिया। Q को इधर ही कर देते हैं, तो Q को इधर कर रहे हैं, लेकिन 2 को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुणे 2 और QL ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 2 गुणे 2 किया और QL कर दिया, बटे R पे 3 कर दिया, तो तब भी बात वही है। और आप एक चीज जानते होंगे कि P बराबर होता है 2QL। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, ये होता है P बराबर 2QL। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि E बराबर क्या हो रहा, 1/4πε0 K, और यहाँ पे 2 तो लिख दिया, लेकिन 2QL की जगह पे क्या लिख दें, P, 2QL की जगह पे P लिख देते हैं, P बटे RQ। तो इस तरह से किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, E बराबर 1/4πε0 K 2P अपॉन RQ, ये होता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आपको आया होगा, समझ में आया है तो और भी एक थोड़ी देख लें, और जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए, और वीडियो में बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी हमेशा बनती रहे, आगे अच्छी होती रहे।